सोचो अगर कल सुबह दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई रुक जाए, ना नए स्मार्टफोन बनेंगे, ना मॉडर्न कार्स, ना एआई डेटा सेंटर्स चलेंगे और शायद आपका घर का स्मार्ट टीवी भी डिले हो जाए। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी वॉर सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि टाइनी सिलिकॉन चिप से लड़ा जा रहा है। इस रेस में चाइना है, अमेरिका है, ताइवान है और अब इंडिया भी फुल स्पीड से एंट्री ले चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया सच में चाइना को चैलेंज कर सकता है या फिर यह सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित रहेगा? आज के वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंडिया अभी किस स्टेज पर है, चाइना की असली स्ट्रेंथ क्या है, इंडिया यूएस पार्टनरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंडियन लिस्टेड कंपनीज इस पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम यह भी समझेंगे कि इंडिया का सेमीकंडक्टर ड्रीम कितना प्रैक्टिकल है और कितना चैलेंजिंग। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। मैं शंकर पवार, एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, ERN 326614। मैं सेबी रजिस्टर नहीं, रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। इस वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी भी कंपनी का बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। अब सबसे पहले समझते हैं इंडिया की जर्नी अभी तक कहां पहुंची है। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM लॉन्च की थी। इस मिशन के लिए ₹76,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया गया था। उस वक्त बहुत लोगों को लगा था कि इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक सपना है, लेकिन अगर हम 2026 की सिचुएशन देखें तो यह पिक्चर काफी बदल चुकी है। 18 मई 2026 तक गवर्नमेंट में 7 स्टेट्स में 13 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। इनमें एक मेजर लॉजिक पावर फैब्रिकेशन प्लांट, कई OSAT और ATMP यूनिट्स और सिलिकॉन कार्बाइड और सबस्ट्रेट प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट देखते हैं। सबसे पहला टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC का ढोलेरा फैब। इस प्रोजेक्ट में लगभग ₹91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 28 नवंबर से 110 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड पर चिप्स बनाएगा। टारगेट है 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ और पहला सिलिकॉन दिसंबर 2026 तक एक्सपेक्टेड है। दूसरा प्रोजेक्ट माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सानंद ATMP प्लांट। इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन 28 फरवरी को 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। यह इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला ऑपरेशनल फैसिलिटी माना जा रहा है। अब तीसरा प्रोजेक्ट केन्स सेमीकॉन का सानंद OSAT प्लांट। इसने मार्च 2026 से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। टारगेट है लगभग 6.3 मिलियन चिप्स पर डे। और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, गवर्नमेंट ने बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी अनाउंस किया। इस बार फोकस सिर्फ फैब्स पर नहीं बल्कि इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, डिजाइन, IP और स्किल मैन पावर डेवलप करने पर भी है। इसीलिए ₹8,000 करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा एनुअल एलोकेशन दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मई 2026 में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नेदरलैंड्स की ASML के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया। इस पार्टनरशिप के थ्रू ढोलेरा फैब को एडवांस लिथोग्राफी इक्विपमेंट मिलेगा। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? सिर्फ इतना कि इंडिया अब सिर्फ सेमीकंडक्टर डिजाइन तक सीमित नहीं है। अब इंडिया में भी एक्चुअल चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी ग्राउंड पर बन रहे हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट रियलिटी भी समझना जरूरी है। फिलहाल इंडिया 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर के मैच्योर नोड चिप्स पर फोकस कर रहा है। यही चिप्स ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होते हैं। जो कटिंग एज 2 नैनोमीटर चिप्स है उन तक पहुंचने में अभी इंडिया को काफी लंबा सफर तय करना बाकी है। और इसी वजह से अब कंपैरिजन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अब हम देखते हैं कि चाइना की असली स्ट्रेंथ आखिर कहां, इस चाइना का मोनोपोली असली पावर कहां है। अब तक हमने देखा कि इंडिया क्या कर रहा है, लेकिन अब समझते हैं कि दुनिया चाइना से इतनी कंसर्न क्यों है। जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है, ज्यादातर लोग ताइवान या साउथ कोरिया का नाम लेते हैं और यह बिल्कुल सही भी है। लेकिन चाइना की असली ताकत सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसका सबसे बड़ा वेपन है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग। रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है जो सिर्फ सेमीकंडक्टर से ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, डिफेंस सिस्टम्स, विंड टर्बाइंस और कई एडवांस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, चाइना दुनिया के रेयर अर्थ प्रोडक्शन का लगभग 70% करता है। लेकिन प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की बात करें तो चाइना का शेयर 90% के आसपास है। यानी दुनिया के पास रॉ मटेरियल हो सकता है, लेकिन उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी काफी हद तक चाइना के पास है। इसी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। अब देखते हैं पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ। अक्टूबर 2025 में चाइना ने एक नया एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल अनाउंस किया।
इसके मुताबिक अगर किसी प्रोडक्ट में 0.1% से ज्यादा चाइनीज ओरिजिन रेयर अर्थ यूज हुआ है तो उसके एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 के बुसान समिट में अमेरिका और चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शन को टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंड करने का डिसीजन लिया। फिलहाल ये पोज नवंबर 2026 तक कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। जनवरी 2026 में चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग कैटलॉग में और भी रेयर अर्थ कंपाउंड्स ऐड कर दिए, जैसे सेमेरियन, गैडोलियम और ल्यूटेटियम। और फिर 22 जून 2026 को चाइना ने अमेरिका की एमपी मटेरियल्स और यूएसए रेयर अर्थ को अपनी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, जिसे पेंटागन ब्लैक लिस्ट का जवाब माना गया। अब दूसरी तरफ अमेरिका भी चुप नहीं बैठा। 15 जनवरी 2026 से यूएस ने बीआईएस के नए रूल्स के थ्रू एडवांस एआई चिप्स जैसे एनवीडिया H200 और AMD MI325X इनके एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और भी स्ट्रिक्ट कर दिए। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अमेरिका एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है, चाइना रेयर अर्थ प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। लगे और दोनों कंट्रीज अपनी अपनी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यूज करके एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में फंसी हुई है पूरी ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। अब सवाल उठता है, इस पूरी कहानी में इंडिया की एंट्री कहां होती है? यहीं से पिक्चर और इंटरेस्टिंग बन जाती है। फरवरी 2026 में इंडिया और अमेरिका के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटकर 80% हो गया। आईईएसए का प्रेसिडेंट अशोक चांडक के मुताबिक यह एग्रीमेंट इंडिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक्सेलरेट करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, 20 फरवरी 2026 को इंडिया एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनना, इंडिया पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर एलायंस में ऑफिशियली शामिल हो गया। इस एलायंस में पहले से जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और इजराइल शामिल थे। इस पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव है सेमीकंडक्टर डिजाइन, फैब्रिकेशन और ट्रस्टेड ग्लोबल सप्लाई चेन में मिलकर काम करना। इसके अलावा इंडिया और अमेरिका के बीच डिफेंस फोकस सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को लेकर भी एक एग्रीमेंट हुआ। कई एक्सपर्ट इसे दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानते हैं। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ITSI फंड जो चिप्स एक्ट 2022 के थ्रू ऑपरेट करता है, भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या है? आज दुनिया की कई मल्टीनेशनल कंपनी चाइना के अल्टरनेटिव की तलाश में है और इंडिया धीरे धीरे एक ट्रस्टेड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनर के रूप में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। लेकिन यहां एक रियलिटी चेक भी जरूरी है। ये सारी पार्टनरशिप बहुत प्रॉमिसिंग है, लेकिन अभी इनका फोकस एग्जीक्यूशन पर है। ग्राउंड पर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने, प्रोडक्शन स्केल अप होने और कमर्शियल रिजल्ट दिखने में वक्त लगेगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवरनाइट सक्सेस की स्टोरी नहीं होती। ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जहां पेशेंस और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसी जर्नी में अब सवाल आता है, अगर कोई इन्वेस्टर इस थिंग को समझना चाहते हैं तो इंडिया की कौन सी लिस्टेड कंपनीज इस इकोसिस्टम का हिस्सा है? चलिए अब उन्हें भी डेटा के साथ में समझते हैं। अब तक हमने समझा कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर कितनी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर कोई इन्वेस्टर इस सेक्टर को समझना चाहता है तो इंडिया की कौन सी लिस्टेड कंपनीज इस थीम का हिस्सा है? सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं यहां किसी भी कंपनी की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ FY26 यानी मार्च 2026 तक के वेरीफाइड फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर कंपैरिजन कर रहा हूं। डिसीजन हमेशा आपको अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। चलिए एक एक कंपनी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजी की। यह कंपनी सानंद में OSAT ATMP पैकेजिंग बिजनेस में एक्टिवली काम कर रही है। FY26 में कंपनी ने लगभग ₹3,626 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। रेवेन्यू ग्रोथ रही 33%, नेट प्रॉफिट रहा 364 करोड़ जो पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा था। कंपनी का पी रेशो लगभग 58.4 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज करीब 30.5 टाइम्स है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखिए, Q4 FY26 रिजल्ट के बाद मार्जिन 17% से गिरकर 15.6% हो गया है। वजह से कंपनी का स्टॉक लगभग 15 to 20% तक गिर गया था। यह इंफॉर्मेशन सिर्फ बैलेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए है, किसी पॉजिटिव या निगेटिव ओपिनियन के लिए नहीं। अब बात करते हैं सीजी पावर की। यह कंपनी रेनेसास और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर OSAT जॉइंट वेंचर बना रही है। FY26 रेवेन्यू रहा ₹12,418 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ 25%, नेट प्रॉफिट ₹1,199 करोड़ जो पिछले साल से 23% ज्यादा है। स्केल के हिसाब से यह कंपैरिजन में सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन वैल्यूएशन भी काफी प्रीमियम है। कंपनी का पी लगभग 120 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज करीब 35.4 टाइम्स है।
अब आते हैं मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी पर। ये एक फैबलेस चिप डिजाइन कंपनी है, यानी ये चिप्स डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। FY26 रेवेन्यू रहा ₹585 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ 25%, नेट प्रॉफिट ₹35 करोड़, जिसमें लगभग 6% की ग्रोथ हुई। कंपनी का पी लगभग 107 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज करीब 21.2 टाइम्स है। यह रिलेटिवली छोटी कंपनी है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिजाइन सेगमेंट में अपनी निश प्रेजेंस रखती है। अब बात करते हैं टाटा एलेक्सी की। यह सेमीकंडक्टर डिजाइन और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। FY26 रेवेन्यू रहा ₹3,757 करोड़, रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 0.7% रहा। नेट प्रॉफिट ₹628 करोड़ रहा, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 20% कम है। कंपनी का पी लगभग 38.5 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज करीब 22.2 टाइम्स है। अब एक नाम जो बहुत चर्चा में रहा है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। यही कंपनी ढोलेराम में इंडिया का फ्लैगशिप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, यह कंपनी अभी लिस्टेड नहीं है, इसीलिए इसके पब्लिक फाइनेंशियल रिजल्ट अवेलेबल नहीं है और रिटेल इन्वेस्टर इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और आखिर में वेदांता सेमीकंडक्टर। इस कंपनी का सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ था, लेकिन फॉक्सकॉम के साथ जॉइंट वेंचर 2023 में खत्म हो गया और प्रोजेक्ट फिलहाल स्टॉल स्टेज में है। अभी तक लिस्टेड सेमीकंडक्टर रेवेन्यू पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम सिर्फ अवेलेबल फाइनेंशियल डेटा देखें, केन्स टेक्नोलॉजी रेवेन्यू ग्रोथ में काफी स्ट्रांग दिख रही है। सीजी पावर अपने स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से सबसे बड़ी प्लेयर नजर आती है। मॉस्टिप डिजाइन सेगमेंट का फोकस प्लेयर है। टाटा एलेक्सी का ग्रोथ इस साल कंपैरेटिवली फ्लैट रहा और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और वेदांता की सिचुएशन अलग है, क्योंकि एक अनलिस्टेड और दूसरा प्रोजेक्ट स्टेज में है। इसीलिए सिर्फ हेडलाइंस देखकर किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना सही अप्रोच नहीं। हर कंपनी का बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और रिस्क प्रोफाइल अलग है। अब मुझे पता है इस पॉइंट पर बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं, सर सीधा बताइए सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है। दोस्तों, अगर कोई एक लाइन में इसका आंसर दे दे तो शायद वो सेमीकंडक्टर सेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई कर रहा है। मैं एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, इसीलिए मैं किसी भी कंपनी के बारे में बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे सकता। और सच कहूं तो सिर्फ एक कंपनी को बेस्ट कह देना भी ठीक अप्रोच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस है। किसी की रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, किसी का प्रॉफिट बड़ा है, किसी की टेक्नोलॉजी निश है और किसी का वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी प्रीमियम है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आप फैक्ट्स को समझे, नंबर्स को कंपेयर करें और उसके बाद अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। सेक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर अनडाउटली दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रीम्स में एक से है, लेकिन साथ ही यह हाई कैपेक्स, हाई रिस्क और लॉन्ग जेस्टेशन इंडस्ट्री भी है। इस बिजनेस पर ग्लोबल डिमांड साइकिल का भी इंपैक्ट पड़ता है और जियोपॉलिटिकल का भी। इसीलिए एक्साइटमेंट के साथ साथ पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या इंडिया सच में चाइना को चैलेंज कर सकता है? मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन ओवरनाइट नहीं। यह 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन है और इस मैराथन के लिए इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए हैं। पहला स्टेप, अल्टरनेटिव रेयर अर्थ सोर्सेस। चाइना पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडिया अपने खुद के रेयर अर्थ रिजर्व को डेवलप कर रहा है। केरला, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में रिसोर्सेज पर काम चल रहा है। साथ ही क्वाड पार्टनर जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ माइनिंग पार्टनरशिप भी एक्सप्लोर की जा रही है। यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंपोर्ट करना नहीं, बल्कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा स्टेप, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। डायरेक्ट कंपटीशन नहीं। बहुत लोग पूछते हैं इंडिया ने सीधा 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर चिप्स बनाना क्यों शुरू नहीं किया? रीजन बहुत सिंपल है। इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर मैच्योर नोड चिप्स पर फोकस किया है। यही चिप्स ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। डिमांड भी स्टेबल है और इस सेगमेंट में इंडिया को ताइवान या चाइना के साथ डायरेक्टली फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेस में उतरना नहीं पड़ता। कभी कभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी फास्ट स्ट्रेटेजी से ज्यादा इफेक्टिव होती है। तीसरा स्टेप, ट्रस्टेड ग्लोबल पार्टनरशिप। इंडिया सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बना रहा है, रिलेशनशिप भी बना रहा है। पैक्स सिलिका अलायंस, इंडिया यूएस कोऑपरेशन और एएसएमएल के साथ पार्टनरशिप, ये सब इंडिया को एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट तक का एक्सेस देने में मदद करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल कंपनीज को चाइना के अलावा एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन भी मिलता है। चौथा स्टेप, इंडिया बिगेस्ट स्ट्रेंथ, चिप डिजाइनर्स। एक चीज जो दुनिया पहले से मानता है वो ये है इंडिया का इंजीनियरिंग टैलेंट। इंडिया का ग्लोबल चिप डिजाइन वर्कफोर्स पहले ही काफी स्ट्रांग माना जाता है। इसी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की DLI स्कीम के थ्रू 24 डिजाइन स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया गया है
और इस इकोसिस्टम ने लगभग ₹430 करोड़ की वेंचर कैपिटल फंडिंग भी अट्रैक्ट की है। यानी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, इनोवेशन पर भी फोकस बढ़ रहा है। पांचवा स्टेप ISM 2.0 बजट 2026-27 में अनाउंस हुआ। ISM 2.0 सिर्फ चिप फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं है, इसका फोकस सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मटेरियल्स और अपस्ट्रीम सप्लाई चेन को डेवलप करना भी है, ताकि धीरे धीरे इंडिया इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम कर सके। अब अगर पूरी पिक्चर को देखें तो 2021 में इंडिया ने लगभग जीरो से शुरुआत की थी और सिर्फ कुछ सालों में ऑपरेशनल फैसिलिटीज, ग्लोबल पार्टनरशिप और एक क्लियर रोड मैप तक पहुंच गया है। लेकिन साथ ही एक रियलिटी भी याद रखनी होगी। 2 नैनोमीटर जैसे फ्रंटियर चिप्स और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जैसे एरियाज में चाइना को कैचअप करने में अभी भी कई साल लग सकते हैं। इसीलिए एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखना भी उतना ही जरूरी है जितना ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, आज हमने सिर्फ कंपनीज की बात नहीं की, हमने समझा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज दुनिया की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुकी है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना और एक अब इंडिया अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। यह सफर आसान नहीं होगा, चैलेंजेस भी आएंगे, डिलेज भी होंगे, लेकिन डायरेक्शन पहली बार इतनी क्लियरली नजर आ रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अगले 10 सालों में इंडिया ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन सकता है, या फिर चाइना और ताइवान की लीड बहुत बड़ी है? अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूं और उनसे फ्यूचर वीडियोस के आइडियाज भी लेता हूं। अगर आज का वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इंडिया के फ्यूचर इंडस्ट्रीज को समझना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक और डेटा ड्रिवन और रिसर्च बेस्ड वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पैसों से जुड़े हर डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।